नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज मैं वीडियो बनाने वाला हूँ एचपी जीके के ऊपर, क्योंकि ये टॉपिक जो है एचपी बीएड एंट्रेंस में आता है। ठीक है, और यहाँ से आपको अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों मैं जब तक एंट्रेंस नहीं होता है तब तक मैं वीडियो बनाता रहूँगा। टाइम बहुत ही कम बचा है, तो मैं जो एक्यूरेट चीज़ें हैं जो पेपर में आएंगी, ठीक है, वही वीडियो में कवर किया करूँगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि रोज़ जो है मैं एक वीडियो या दो वीडियो ज़रूर डालूँ। ठीक है, तो हम इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ने वाले हैं जो कि बीएड एंट्रेंस में जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ से पीछे प्रीवियस ईयर में भी एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहीं से कवर करेंगे। तो देखो, रेल मार्ग, ठीक है, नेशनल हाईवे इनको रहने देते हैं। ठीक है, ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ से नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं नेशनल मार्ग। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेशनल मार्ग, रेलवेज़ और एयरवेज़, ठीक है, एयरपोर्ट के क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रेलवे, हिमाचल प्रदेश में 1988 तक 2009 किलोमीटर लंबी रेल लाइन थी। तो ये सारी फालतू इन्फॉर्मेशन हम नहीं पढ़ेंगे। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कालका शिमला रेल। तो कालका शिमला रेल लाइन जो है वो कब बना था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब जो है इस पे पहली ट्रेन चली थी। तो 1903 में इस पे पहली ट्रेन चली थी। और इसमें कितनी सुरंगें हैं ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसमें 103 सुरंगें हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। और जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ से बनता है वो है कि ये सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट, जितने भी हिमाचल में हैं, सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट जो रेलवे लाइन है वो यही है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन एंट्रेंस में देखने को मिल सकता है। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन आए भी हैं। ठीक है, और अगला है जोगिंदरनगर पठानकोट रेलवे लाइन। ये सबसे ज़्यादा लंबी रेलवे लाइन है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। कितनी है, 113 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन है। और यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखना कि ये नैरो गेज लाइन है। ठीक है, नैरो गेज। और यहाँ पे नीचे आइए, यहाँ से क्वेश्चन आया था नगल ऊना रेलवे लाइन। यहाँ से क्वेश्चन आया था, पिछली एसपीयू में आया था शायद। हाँ, एसपीयू में आया था। और इसमें क्या है कि रेलवे ऊना रेल लाइन, तो ये फर्स्ट ब्रॉड गेज रेलवे लाइन है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और मार्ग की लंबाई पहले 16 किलोमीटर थी और अब बढ़कर 33 किलोमीटर हो गई है। और भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे मार्ग का कार्य शुरू हो गया है, ये नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या यहाँ से इम्पोर्टेंट था कि सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट जो रेलवे लाइन है वो है कालका शिमला रेल लाइन। और कब इसका निर्माण, कब इस पर पहली ट्रेन चली थी, 1903 में। और जोगिंदरनगर पठानकोट रेलवे लाइन सबसे ज़्यादा लंबी रेलवे लाइन है और ये नैरो गेज है। और फर्स्ट जो ब्रॉड गेज रेलवे लाइन है वो कौन है, नगल ऊना रेलवे लाइन। तो आगे आते हैं हिमाचल प्रदेश के हवाई अड्डे। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के हवाई अड्डे, तो जुगलहट्टी जो कि सोलन में है, ये पूछा जा सकता है कि जुगलहट्टी रेलवे लाइन कहाँ पे है, सोलन में है। और इसकी यहाँ 24 मई, ये नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, गगल। और दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि गगल कांगड़ा, ठीक है, गगल जो एयरपोर्ट है वो कहाँ पे है। और ये भी पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा, ये पूछा गया है प्रीवियस में। ठीक है, तभी यहाँ पे मैंने लाल जो रेड पेन से वो इसे अंडरलाइन किए हैं। ठीक है, पूछा गया है ये। ठीक है, तो गगल जवाहरहट्टी कहाँ पे है, सोलन में है। गगल कांगड़ा में है। और सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है, वो गगल है। और नीचे सी है कि भुंतर, ऐसा पूछा जा सकता है कि भुंतर एयरपोर्ट कहाँ पे है, तो ये कुल्लू पे है। और हेलीपैड कहाँ पे है, वो भी पूछे जा सकते हैं। टीलोंग, रोहड, भट्टा कुफर, भरमौर, ये पढ़ लेना आपने। ठीक है,
ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो मैंने आपको बताया ना हवाई अड्डे के बारे में, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जवाहरहट्टी, सोलन, गगल कांगड़ा, बुंतर, कुल्लू। तो दरें और जोतें, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, लेकिन हम पढ़ने वाले हैं अब नदियों के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश में कितनी नदी है टोटल? हिमाचल प्रदेश में 5 नदियाँ हैं, सतलुज, चिनाब, रावी, ब्यास और यमुना। ठीक है। सतलुज का प्राचीन नाम, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राचीन नाम। ठीक है, नदियों के प्राचीन नाम पूछे जाते हैं, और वैदिक नाम। ठीक है, तो सतलुज का जो वैदिक नाम है वो है, सॉरी वैदिक प्राचीन ही है। ठीक है, और संस्कृत नाम और जो वैदिक नाम, ठीक है, ये पूछे जाते हैं। सतलुज का वैदिक नाम है शतुद्री, और संस्कृत में से शतद्रु कहा जाता है। और ब्यास का वैदिक नाम है अर्जकिया, और रावी का पुरुषानी, और संस्कृत में से इरावती कहता है। ठीक है, इरावती कहा जाता है। और ब्यास का संस्कृत में विपाशा, और चिनाब का असिकनी, यमुना का कालिंदी। ठीक है, ये आपको चीज़ें याद रखनी है। अब फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सतलुज का नाम क्या है? वैदिक नाम है शतुद्री, और संस्कृत में इसे शतद्रु कहा जाता है। ठीक है, यानी कैसे देख सकते हैं, संस्कृत में इसमें मात्रा लगा दी शतद्रु, और वैदिक नाम था शतुद्री। ठीक है, और ब्यास का वैदिक नाम है अर्जकिया, ब्यास अर्जकिया, और संस्कृत में से विपाशा, ऐसा। ठीक है, और रावी का पुरुषानी, वैदिक नाम पुरुषानी, और संस्कृत में से इरावती, इरावती। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं आप। देखिए, रावी और संस्कृत में ईरा। ठीक है, जो रा है ना, ठीक है, इसे याद रख सकते हैं आप। रावी का संस्कृत नाम है इरावती, और वैदिक में इसे क्या कहते हैं? पुरुषानी। और चिनाब का असिकिनी, और यमुना का कालिंदी, यमुना का कालिंदी, यमुना का कालिंदी। ठीक है, इस तरह से बार बार पढ़ने पर आपको ये याद हो जाएगा। और उद्गम स्थल यानी कि ये निकलती कहाँ से है? ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो सतलुज का मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है, मानसरोवर झील से। ठीक है, तिब्बत मानसरोवर झील, सतलुज मानसरोवर झील से निकलती है, तिब्बत से। और चिनाब कहाँ निकलती है? चंद्र व भागा, चिनाब से याद, च से आप याद रख सकते हैं चिनाब और चंद्रा। ठीक है, चिनाब और चंद्रा। ठीक है, ऑप्शन में आएगा तो टिक कर देना। ठीक है, चंद्र व भागा। और ब्यास रोहतांग दर्रा, ब्यास रोहतांग दर्रा, तो इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल ट्रिक है जो मैंने अपनाई थी, कि देखो ब्यास, ठीक है, ब्यास में क्या आया? ब आया, तो मैंने याद रखा था कि जब ब आएगा तो आंसर होगा र। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ब्यास है, शुरू में ब दिख रहा है, तो यहाँ पे आएगा र, रोहतांग, ब र। अब देखो नीचे क्या आया? र आया, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? ब। ठीक है, बड़ा बंगाल। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ये शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, मैंने अपने आप से बनाई थी, तो आप भी इनका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इनकी मदद से आप अच्छे नंबर मुझे लगता है कि गेन करेंगे, क्योंकि ट्रिक से आपको इजीली याद रहेगा, वरना आप भूल जाओगे कि क्या चीज़ जो थी उसका क्या आंसर था। ठीक है, और यमुना का कालिंद पर्वत, यमुना का कालिंद पर्वत, अब इससे भी याद रख सकते हैं आप। ठीक है, कैसे? क्योंकि यमुना का वैदिक नाम क्या है? कालिंदी, तो कहाँ से निकलेगी? कालिंद पर्वत से। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, देखो अगर आपको पढ़ना होगा ना ये, तो आप इसे पढ़ लेना, लेकिन प्रवेश स्थान की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर आपने पढ़ना होगा तो पढ़ लेना, लेकिन इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगा आपको। ठीक है, इसमें होगा आपको कन्फ्यूज़न। तो उद्गम स्थल पढ़ लेना। ठीक है, जहाँ से ये निकलती है, इम्पोर्टेंट है, ये तो चीज़ें इम्पोर्टेंट है।
यहाँ से प्रवेश स्थान से क्वेश्चन आ सकता है शायद, ठीक है, तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर आप इसे पढ़ने लगोगे ना, शायद हो सकता है कि कईयों को याद ना हो, ठीक है, तो इंडिविजुअल डिफरेंस आ जाता है यहाँ पे, हो सकता है कईयों को याद हो जाए, कईयों को ना हो, तो अपने हिसाब से देख लेना। अब झीलें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये वीडियो देखी है ना, तो इसके बाद आपको झीलें कहीं पे भी जो है यूट्यूब पे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोई वीडियो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं वो सफिशेंट है, ठीक है, और मोर देन सफिशेंट है बीएड के पेपर के लिए, तो ठीक है। तो सबसे पहले है बनावटी झील। बनावटी झील इंग्लिश में जिसे कहते हैं आर्टिफिशियल लेक्स, ठीक है, आर्टिफिशियल लेक्स। गोविंद सागर झील, गोविंद सागर झील ये क्या है, हिमाचल की सबसे बड़ी झील है, पर कैसी, आर्टिफिशियल झील है, सबसे बड़ी झील है लेकिन आर्टिफिशियल झील है, ठीक है। और इस झील का नाम गुरु गोविंद जी के ऊपर जो है रखा गया था, और लंबाई वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं है, बीएड में इतना ज़्यादा डिटेल में शायद नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, तो इतनी ज़रूरत नहीं है लंबाई वगैरह याद करने की, पर ये आपको चीज़ें याद होनी चाहिए कि सबसे बड़ी झील कौन सी है, बड़ी प्राकृतिक और कृत्रिम झील। तो पौंग झील, पौंग झील, जितनी चीज़ें अंडरलाइन की हुई है ना यहाँ पे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये कभी ना कभी किसी न किसी क्वेश्चन में पूछी गई है। तो पौंग झील कहाँ पे है, ठीक है, गोविंद सागर झील ये भी देखना कहाँ पे है। गोविंद सागर झील सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, और कहाँ पे है, बिलासपुर ज़िले में, ठीक है, और सतलुज नदी पर बनी है, ये भी क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, ठीक है, सतलुज नदी पर बनी है, सबसे बड़ी झील है, कृत्रिम झील है, और बिलासपुर में है। और पौंग झील, पौंग झील कांगड़ा ज़िले में है और ब्यास नदी पर है। पौंग झील कांगड़ा में है और ब्यास नदी पर है। पंडोह झील, पंडोह झील, पंडोह मंडी, पंडोह मंडी, ठीक है, मंडी ज़िले में है और ब्यास नदी पर है। और एक और चीज़ जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चलो नीचे आते हैं पहले, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक झीलें, अब ये है प्राकृतिक झीलें। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो यहाँ पे आता है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन है, सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है रेणुका, ठीक है, उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, तो पहले यहाँ से पढ़ सकते हैं, पढ़ लेते हैं, ठीक है। चंबा में कौन कौन सी झील है ये आपको याद होना चाहिए। चंबा में है गडासू, मणिमहेश, खजियार, लांबा, महाकाली। अब देखो यहाँ पे आएगी आपको थोड़ी दिक्कत, अगर आप इसे मतलब पहली बार पढ़ रहे हैं ना, तो आपको आएगी इसमें दिक्कत, क्योंकि आपको पढ़ना पड़ेगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सी झीलें हैं, तो इसमें थोड़ा आपको दिक्कत आएगी। वैसे ही फेस्टिवल में दिक्कत आएगी कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं, तो ये दिक्कत आपको देखने को मिलेगी अगर आप इसे पढ़ रहे हैं पहली बार। अगर आप कर रहे हैं रिवाइज़ तो ठीक बात है, लेकिन अगर आप रिवाइज़ नहीं कर रहे हैं और पहली बार देख रहे हैं, तो भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको चीज़ें याद रहें, ठीक है। तो देखो मैंने तो याद किया था इस तरह से, मणिमहेश, गडासरू, खजियार, लामा, ये आपको बार बार पढ़ने पड़ेगा, रिवाइज मतलब बार बार रिपीट करना पड़ेगा, मणिमहेश, गडासरू, खजियार, लामा, मणिमहेश, गडासरू, खजियार, लामा, तो इस तरह से आपको बार बार याद करना पड़ेगा, तभी होगा याद, ठीक है, बार बार रिपीटिशन, ठीक है, रिपीट करना पड़ेगा आपको चीज़ें, तभी आपको याद रहेगी, पर ऐसे आप पेपर में भूल जाओगे। पेपर में होता है स्ट्रेस वाला माहौल, उसमें जो चीज़ें आपने अच्छी तरह से भी पढ़ी होगी ना, तो वो भी उस वक्त आपको धुंधली धुंधली याद रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हिमाचल की प्राकृतिक झीलें, तो चंबा में क्या है, गडासरू, खजियार। अब देखो इनकी स्पेशलिटी बताता हूँ, क्या पता आपको इस तरह से याद हो जाए, स्पेशलिटी बताते, ठीक है। तो खजियार जो है वो हिमाचल प्रदेश का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊँगा, जो चीज़ें मतलब बीएड में पूछी जाती हैं वही मैं बताने की कोशिश करूँगा।
और लामा झील, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि 7 झीलों का समूह, ठीक है। 7 झीलों का समूह 7 झीलों का समूह किस झील को कहा जाता है? किस झील को कहा जाता है? लांबा झील को। और जो स्विट्ज़रलैंड है, हिमाचल प्रदेश का स्विट्ज़रलैंड किसे कहा जाता है? खजियार को, ठीक है। तो चंबा में है स्विट्ज़रलैंड हमारा, ठीक है। इस तरह से याद रख सकते हैं हम, चंबा में हमारा स्विट्ज़रलैंड, खजियार। अब आता है मणिमहेश झील और महाकाली झील। तो इम्पोर्टेंट मैं बता देता हूँ कौन कौन सी है जो पूछी जा सकती हैं। वैसे तो इम्पोर्टेंट सारी है, लेकिन जिनको याद नहीं हो रही ना, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ। खजियार, एक पढ़ लेना खजियार, ठीक है। कॉपी में लिख लेना, चंबा में कौन कौन सी है? खजियार, लामा, ठीक है, गडासरू और मणिमहेश, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना। और इनके फैक्ट्स, जैसे खजियार स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है, ये चीज़ें याद रखना। और कांगड़ा में तो 2 ही हैं, डल, करेरी, और भी हैं लेकिन यहाँ पे ये 2 ही दी हुई हैं, ठीक है। कांगड़ा में है डल, करेरी, डल और करेरी, ये इम्पोर्टेंट है दोनों, ठीक है, पढ़ लेना इनको। और अब है मंडी की बारी। मंडी में कुमारवाहा, पराशर, रिवाल्सर, सुखसागर, अब इनको भी एक तरीके से याद रख सकते हैं आप। पराशर, लास्ट में र है, पराशर, रिवाल्सर, सुखसागर, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और कुमारवाहा, कुमारवाहा क से, कुमारवाहा कुंतभयोग कमरूनाग, कुमारवाहा कुंतभयोग कमरूनाग। और र वाली कौन सी है? पराशर, रिवाल्सर, सुखसागर, ठीक है, र वाली। और फैक्ट, अब फैक्ट्स के ऊपर चलते हैं। रिवाल्सर झील, रिवाल्सर झील क्यों इम्पोर्टेंट है? इस झील को बौद्ध लोग पद्माचन भी कहते हैं। ये तो फैक्ट याद रखना है कि ये बौद्ध के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और बौद्ध भिक्षु पद्म संभव के जन्मदिन पर यहाँ चेचू मेला लगता है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है, चेचू मेला लगता है। और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट जो कि अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम में, कि इसे तैरते हुए टापुओं की झील भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट, इसे तैरते हुए टापू की झील भी कहा जाता है। कुछ ना याद हो तो 2-3 चीज़ें याद रखना, 2 कर चीज़ें रिवाल्सर झील के बारे में, कि एक तो बौद्ध के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसमें चेचू मेला मनाया जाता है, और तैरते हुए टापुओं की झील है मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब बात करते हैं कुल्लू के बारे में। कुल्लू में तो बहुत ही ज़्यादा थी, यहाँ पे शायद झीलें, हाँ कुल्लू में ज़्यादा झीलें थी, यहाँ पे कम दी हुई हैं। तो इसमें है ये धनासर झील है, इसे स्वीट वाटर लेक भी कहा जाता है, ठीक है, धनासर लेक, ये याद रख लेना। कुल्लू में ज़्यादा झीलें हैं। मनतलाई झील पार्वती नदी का उद्गम स्थल है, ठीक है, मनतलाई झील। अब आती है लाहौल स्पीति, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसे तो आप याद रखना पक्का। तो ये भी जो मैं बता रहा हूँ ना इम्पोर्टेंट, वो मतलब पेपर में आ सकते हैं, ठीक है, वो कभी ना कभी आए हैं पेपर में, और चांसेस हैं कि वहीं आएंगे, ठीक है। तो जो मैं बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ें आपको याद रखनी है। देखो सूरजताल, अब देखो लाहौल स्पीति में सूरजताल, चंद्रताल, तो अब कैसे याद रखना है आपको झीलों को? सूरज ताल, सूरज और चंद्र, सन और मून, इस तरह से आपको याद रखना है। अब इसे कहा जाता है लेक ऑफ सन, क्योंकि सूरज ताल झील है तो लेक ऑफ सन कहा जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। और लेक ऑफ मून, ठीक है, लेक ऑफ मून चंद्रताल को कहा जाता है। और इसे लोहित सरोवर के नाम से भी जाना जाता है,
इम्पोर्टेंट है, लोहित सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। फैक्ट है, इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। अब आई 2-3 झीलें और भी हैं, 2 पर यूनामसू, शिशु, मतलब झीलें और भी हैं लेकिन इम्पोर्टेंट है यहाँ पे मैंने लिखी हुई हैं और यहाँ पे किताब में भी इम्पोर्टेंट ही दी हुई हैं। और शिमला, शिमला में है चंद्रनाहन झील, तानुजुबल, गढ़कुफर, कराली। ठीक है, चंद्रनाहन के बारे में लिख लेना क्योंकि यहाँ पवन नदी का उद्गम स्थल है चंद्रनाहन झील। ठीक है, और किन्नौर, इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे दिया गया। आइस स्केटिंग आइलैंड नाको, देखो किन्नौर की झीलें, इससे आप इस तरह से याद रख सकते हैं, नाको सोरंग, हिंदी में लिखता हूँ, नाको सोरंग, नाको सोरंग। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको जो है चीज़ें दिमाग में बैठ जाएं। तो नाको झील, आइस स्केटिंग आइलैंड इसे कहा जाता है। अब आती है बात सिरमौर, सिरमौर में है रेणुका और सुकेती। तो रेणुका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, ये पेपर में आएगा कि सबसे बड़ी झील, प्राकृतिक झील कौन सी है, वो है रेणुका। और सबसे बड़ी आर्टिफिशियल झील, तो सबसे बड़ी आर्टिफिशियल झील कौन सी है, यानी कि कृत्रिम झील, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। अब इसके ऊपर एक और क्वेश्चन बना था जो प्रीवियस ईयर में, मतलब जो पिछले साल पेपर हुआ था उससे भी पिछले साल आया था कि सोई हुई स्त्री जैसी आकृति किस झील की है। तो ये क्वेश्चन वहाँ पे बना था। तो राइट आंसर क्या है, रेणुका झील। और रेणुका को अपने पुत्र परशुराम के हाथों बलिदान होना पड़ा, जिसने अपने पिता जमदग्नि की आज्ञा का पालन करते हुए ऐसा किया। जमदग्नि, ऋषि जमदग्नि, ठीक है, ऋषि जमदग्नि किससे रिलेटेड है, रेणुका से। ठीक है, रेणुका झील से। तो ये फैक्ट भी याद रखना है आपको। और सुकेती, ठीक है। तो झीलों के बारे में हमने पढ़ लिया। तो अब हम पढ़ते हैं एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट, प्राकृतिक आपदा। हिमाचल प्रदेश में विनाशकारी भूकंप 4 अप्रैल 1905 को कांगड़ा में आया था। ये फैक्ट है, ये पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में। ठीक है, याद रखना है 4 अप्रैल 1905, ये डेट आपको याद रखनी है। इस डेट को क्या हुआ था, भूकंप आया था, विनाशकारी भूकंप कांगड़ा में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। ठीक है, ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए आप जो है सुमित HB बोर्ड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि जो भी बच्चे एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके पास जो है वो नॉलेज जा सके। ठीक है, एक्यूरेट नॉलेज जा सके, जो कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंट्रेंस में। ठीक है, तो कमेंट कीजिएगा कि मैं अगली कौन सी वीडियो लाऊं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी।